इंतजार की घड़ियां खत्म, हमारे बीच मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। समस्त रेशम परिवार को विकसित हो सकने की, पूरे आसमान रूपी संभावनाओं की और ऊंची उड़ान के आह्वान के साथ में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय कृषि एवं कृषक कल्याण श्री गणेश जोशी जी का समस्त रेशम परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कि आज की यह कार्यशाला भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सिल्क समग्र 2 के उद्घाटन कर रहे हैं। सिल्क समग्र 2 हम सभी रेशम परिवार को नई मंजिलें, नए लक्ष्य व नई उम्मीदें देता हुआ प्रतीत होता है। कहना चाहूंगा, कुछ चले हैं बहुत चलना है, कुछ चले हैं बहुत चलना है, हजार मंजिलें इंतजार में, कुछ चले हैं बहुत चलना है, हजार मंजिलें इंतजार में, लक्ष्य नया है उम्मीद नहीं है अब के रेशम संसार में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात तो करता ही है, साथ ही साथ यह कहना उचित होगा कि आज की इस दुनिया में डिजिटल या आईटी टूल्स के बगैर सब कुछ अधूरा है। ऐसे में सिल्क समग्र 2 विभिन्न आईटी इनिशिएटिव्स जैसे मोबाइल ऐप, डेटा बियरिंग हाउसिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट मार्केटिंग, जियो टैगिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस का प्रयोग करते हुए हमें सभी मायनों में डिजिटल दुनिया के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। उत्तराखंड के मुखिया अर्थात निदेशक रेशम उत्तराखंड, जिनके मजबूत नेतृत्व में उत्तराखंड के रेशम उत्पादन में उत्तराखंड नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो सिल्क समग्र 2 के पूर्व संस्करण 2017 से 2021 के दौरान हमारे राज्य में जितनी भी योजनाएं संचालित की गई, उनकी वित्तीय और भौतिक प्रगति अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर पायदान पर है। मैं निदेशक महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आज की इस कार्यशाला व सिल्क समग्र 2 के विषय में कुछ प्रकाश डालकर हमें अनुग्रहित करें। आज के इस सिल्क समग्र 2 की रीजनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय माननीय गणेश जोशी जी मंत्री जी कृषि एवं कल्याण, जो कि हमारे सेरिकल्चर का भी काम देखते हैं, मैं उनका सर्वप्रथम स्वागत करता हूं रेशम परिवार की ओर से। इसके साथ साथ मैं श्री पूनम नौटियाल जी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे विभाग के लिए जो है आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। मैं श्री सिन्हा साहब का भी स्वागत करता हूं, जो बंगलौर से हम लोगों के लिए इस प्रोग्राम के लिए आए, इसके लिए मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सिल्क समग्र 2 के बारे में जैसा कि आप जानते हैं सभी कि सिल्क समग्र 1 सक्सेसफुल, जितना भी प्रोग्राम था हमारा पूरा सक्सेस, जितने भी हमारे लक्ष्य थे वो हम लोगों ने पूर्ण करे, और उसी की वजह से हम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी पैसा, मतलब हर साल हम लोगों को जितने प्रोजेक्ट हम लोग डालते हैं केंद्र में, हमारे सभी प्रोजेक्ट पास होते हैं। इसके लिए मैं केंद्रीय रेशम बोर्ड को अपनी तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हम लोगों को रेशम के उन्नति के लिए, यहाँ के किसानों के लिए हम लोगों को हमेशा वित्तीय मदद, जितनी भी प्रदेश को जरूरत होती है वो वित्तीय मदद पूरी करते हैं। इसके लिए मैं पुनः फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। हमें केंद्रीय रेशम बोर्ड की सहायता से जब हम लोगों का प्रदेश बना था तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास वित्तीय सहायता इतनी आई
कि हम लोगों ने ओक टसर का ग्रेनेज और मलबरी का ग्रेनेज और हम लोगों को कोल्ड स्टोरेज और हमारे कई हजार किसानों को कीट पालन भवन केंद्रीय रेशम बोर्ड की सहायता से हम लोगों को मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे जितने भी इस क्षेत्र से जुड़े लोग थे उनको बहुत मदद करी है। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इस तरह का पैसा नहीं होता है कि हम उनको पूरी वित्तीय जो है सहायता कर सकें। तो इस तरह से मैं आगे भी चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हम लोग आने वाले समय में इसी तरह से केंद्रीय रेशम बोर्ड से सहायता चाहते हैं। और आने वाले समय में मैं माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि हमें जो भी लक्ष्य मिलेंगे हम लोग लक्ष्य के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में अपने प्रदेश को, अभी हम लोगों ने हिमाचल के बराबर हमारा प्रोडक्शन आ गया था। पुराने समय में हम लोग हिमाचल से पीछे थे, अभी हम लोग हिमाचल से आगे निकल गए हैं। तो मेरा यही मानना है कि आने वाले समय में हमारे माननीय मंत्री जी का सहयोग मिलता रहे, केंद्रीय रेशम बोर्ड का सहयोग मिलता रहे। तो हम चाह रहे हैं कि हम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हम आने वाले समय में हम JNK को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं। मेरी ऐसी अभिलाषा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद सर। सिल्क समग्र 2 वाकई हम सभी के समक्ष एक ऐसे सफर और एक ऐसी मंजिल को दे जाता है जिसे हासिल करने के लिए हमें बुलंद हौसलों की जरूरत है। इसी आशा और इन पंक्तियों के साथ मैं समस्त रेशम परिवार का आह्वान करना चाहूंगा कि न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। To see India emerge as the world market for silk। इस मिशन के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। केंद्रीय रेशम बोर्ड जिसके लक्ष्य है कि अनुसंधान व विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु सतत प्रयास करना, लाभकारी रोजगार के अवसर का सृजन तथा रेशम उत्पादन की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आय में वृद्धि सुनिश्चित करना, रेशम उत्पादन के सभी चरणों पर उत्पादकता में सुधार लाना, गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए कार्य क्षमता को सुदृढ़ करना और व्यवसायिक रेशम कीट बीजों के विकास में मुख्य भूमिका निभाना। मैं आज के कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच मंचासीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के उप सचिव तकनीकी श्री राजेश सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे सिल्क समग्र 2 के विषय में अपने ज्ञान के आभा से हमें अनुग्रहित करें। माननीय परम आदरणीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण उत्तराखंड सरकार, हमारे रेशम निदेशालय के निदेशक महोदय श्री यादव साहब और हमारे बीच उपस्थित माननीय अतिथि श्री पूनम जी, आप इस सिल्क समग्र 2 के उद्घाटन के अवसर पे आपकी उपस्थिति हम लोगों को बहुत ज़्यादा बल देता है, क्योंकि हमने बड़ी उम्मीद से ये सिल्क समग्र 2 राज्य में रेशम विकास के लिए कुछ नई विशेषताओं के साथ हम लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि इन स्कीम के सारे लाभ आप लेंगे। राज्य के रेशम विकास में ये काफ़ी मददगार होगा। आपको ये बताकर काफ़ी हर्ष हो रहा है कि पिछली बार जब सिल्क समग्र 2017 में हम लोगों ने लागू किया था, तो उस योजना में जितने भी विकास की राशि थी हमारे पास,
पूरे देश में लगभग 8% राशि सिर्फ उत्तराखंड को हमने दिया है। तो जबकि उत्पादन के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ही नया प्रदेश है, अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन हमारा सिल्क बोर्ड का हमेशा से प्रयास रहा है कि जो जहां संभावना अधिक हो वहां अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे, मदद दे, ताकि वो तेजी से विकास करे। मुझे याद है कि जब नया राज्य बना था उस वक्त रेशम का उत्पादन उत्तराखंड में काफी कम था, और हमने अपनी योजनाओं में क्लस्टर बायोटिन क्लस्टर की योजना में भी मदद किया। उसके बाद सीडीपी में काफ़ी मदद किया, कई सारे पोस्ट कुकुन के मल्टी एंड ड्रिलिंग मशीन भी दिया ताकि प्रदेश में ही जो कुकुन उत्पादन हो उसका धागाकरण हो सके। तो ये सारी सुविधाएं हमने राज्य सरकार को दी है, और जहाँ तक मुझे याद है 3 मल्टी एंड ड्रिलिंग मशीन राज्य सरकार को सीधे तौर पे दिया है। और उसके बाद फिर हमने एक बड़ी परियोजना यहाँ लागू की, जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी वो तसर की, क्योंकि उत्तराखंड जैसा आप लोग जानते हैं कि ये राज्य जो है वो पहाड़ों जंगलों के लिए बहुत ही और धार्मिक स्थानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ बांज के पौधे पहाड़ों पे बहुतायत में है, लेकिन उसके बावजूद भी ओक तसर बहुत अच्छे ढंग से नहीं पनप रहा था। तो हम लोगों ने एक बड़ी परियोजना लाई, लगभग 27 करोड़ की परियोजना थी, जो सिल्क समग्रा में ही दिया था, और उसके अब रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। हालांकि ये कार्यक्रम थोड़ा देर हो गया, लेकिन रिजल्ट अब आने शुरू हो गए, और आज मुझे बहुत खुशी हुआ है ये देखकर कि इस बार जो प्रीपॉन कुकुन की जो उत्पादन हुआ ओक तसर की, वो बहुत अधिक तादाद में हुई है। पहली बार इतना हमने देखा है। अभी हमने सिल्क समग्र 2 में इससे भी बेहतर कुछ उपाय लाए हैं। पहले क्या था कि हम लोग किसानों को एक बार अगर मदद किया तो दोबारा नहीं दे पाते थे, तो हमने एक वैसे किसान जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य सरकार से प्रभावित है, अगर वो प्रस्ताव भेजे तो हम उनको दोबारे से मदद करने को तैयार हैं। आप इसके लिंक के लिए इसके अलावे हमने कहा है कि जैसे बहुत छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम संसाधन है, तो उनके द्वारा बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ पाता था, तो हमने एक प्रावधान रखा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भी एक उद्यम के रूप में रेशम विकास किया जा सके। तो ये एक नई व्यवस्था है। फिर पहाड़ों में जैसे बहुत दूर दूर काम हो रहे हैं, निगरानी व्यवस्था भी हमारी सही नहीं हो पाती है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, हमारे अधिकारीगण वहाँ जा नहीं पाते हैं। तो हमने इस स्कीम में सारे निगरानी व्यवस्था को डिजिटाइज करने की कोशिश की है। तो एक डिजिटाइजेशन प्रोग्राम में हम लोग एक सिल्क समग्रा ऐप निकाल रहे हैं मोबाइल के द्वारा, और उसके अलावा फिर जियो टैगिंग की भी बात कर रहे हैं, ताकि जो भी संसाधन विकसित हो रहे हैं वो उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हो, ताकि आगे की प्लानिंग की जा सके। कई सारे ऐसे नए प्रावधान हैं, और हमें विश्वास है कि राज्य सरकार जैसे पिछले सिल्क समग्र में बढ़ चढ़ कर भाग लिए और काफ़ी इसका फंड प्राप्त किए केंद्र सरकार से, इस बार तो पिछले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा फंड उपलब्ध है। पिछले सिल्क समग्र में जितनी विकास के लिए फंड हमारे पास थे उससे 3 गुना ज़्यादा इस बार उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार एक बड़ी परियोजना बनाए जो 2-3 साल के लिए हो, और उसमें हर वर्ष के लिए अपने एक्शन प्लान बनाए, हम उनको सहज फंडिंग करेंगे। और हम लोगों का आपस में काफ़ी अच्छा तालमेल रहा, केंद्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकार मिलजुल कर हम लोग काम करते रहे हैं। तो हमारी कई इकाइयाँ देहरादून में हैं,
जिसमें हमारी सीड की है, रिसर्च रीजनल रिसर्च स्टेशन है, बेसिक सीड फार्म भी है, रीलिंग स्पिनिंग के भी हैं। तो सारी सुविधाएं हमारे लोकली उपलब्ध है। तो उम्मीद करेंगे कि राज्य सरकार हमारी सभी इकाइयों के से मदद लेकर राज्य के रेशम विकास के कार्यक्रम को इतना बढ़ाए कि इस योजना के अंत तक इनका उत्पादन 100 मीट्रिक टन के करीब पहुंच जाए। तो हम इन्हीं आशाओं उम्मीदों के साथ राज्य सरकार को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस सिल्क समग्र दूध 2 में अधिक से अधिक इसका लाभ उठाए, अधिक से अधिक फंड ले और अधिक से अधिक उत्पादन करके दिखाए। गुणवत्ता के लिए के सुधार के लिए हमारी इकाइयां सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, सफलता को आपके और करीब लाता है। उत्तराखंड में 90% कृषक लघु और सीमांत है। सीमांत मतलब 2.5 एकड़ से कम भूमि वाला। इसका अर्थ है कि उत्तराखंड का अधिकांश कृषक बहुत कम भूमि वाला है। और गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में हमारे रेशम के लगभग सभी किसान सीमांत कृषक हैं। इस बात से समझा जा सकता है कि रेशम से जुड़ा हुआ कृषक सबसे गरीब किसान व सबसे कम आय वर्ग का कृषक है। वह अपनी इस 2.5 एकड़ की खेती में थोड़ा बहुत कृषि फसलें, थोड़ा बहुत फल फूल सब्जी या फिर नाम मात्र का पशुपालन कर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है। तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि इतनी सी खेती किसानी के जरिए उस किसान की मासिक आय 5,000 से कदापि ऊपर नहीं हो सकती। उत्तराखंड में रेशम विभाग एक आम व्यक्ति द्वारा बाहर से देखने पर वो समझने पर छोटा जरूर नजर आता है, किंतु वह हमारे राज्य के लगभग ऐसे 90% छोटे किसानों की रीढ़ की हड्डी बनने की क्षमता रखता है। यह ऐसे छोटे से किसान की छोटी छोटी जोतों में उनकी मुख्य भूमि में नहीं अपितु उनकी उन मेड़ों पर जो उपयोग में नहीं लाई जा रही है, केवल 300 शहतूत के पौधे लगाकर उसे साल भर में 20 से 25 हजार तक की आय दे सकता है। मतलब जो उसकी छोटी सी 5,000 रुपए की मासिक आय में 2,000 रुपए तक का मासिक रूप से इजाफा कर सकता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो रेशम विभाग बाहर से छोटा नजर आते हुए भी अपने इस महत्व से सर्वोपरि हो जाता है। तो रेशम विभाग, क्योंकि हमारा किसान गरीब जरूर है किंतु मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण या यूं कहो कि अधिकांश अंश है और उसका विकास करना भी सभ्य मानव की दृष्टि से हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज की इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एनजीओ से भी प्रतिनिधि मौजूद हैं और वे रेशम के क्षेत्र में काफी अनुभव रखते हैं और काम कर रहे हैं। मैं ऐसे ही यशवंत सिंह रावत जी जो कि प्रबंधक हैं एटी इंडिया के, प्रबंधक मैनेजर एटी इंडिया के, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने अनुभव हमसे साझा करें। आज के मोरे और मोरे मैं इंडिया, हम लोगों ने 95 से राज्य सरकार और केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से रेशम को कसर का काम शुरू किया था। और मुझे वो भी दिन याद है क्यों मैं इस संस्था में फर्स्ट से जुड़ा हूँ। हमारे साथ सेंट्रल सिल्क बोर्ड और जो अधिकारी रहे हैं, तो हमें ये विश्वास था कि हमें बताया गया कि बांझ मोर खुरसुबे कीट पालन होता है, हमें विश्वास लिया है। और हमने सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सहयोग से आरटीआर भीमताल में 1 महीने का ट्रेनिंग लिया था 1995 सितंबर 1995 में। वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो जब हम अपने क्षेत्र में गए वहाँ पर एक छोटा सा बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम जब गांव के बीच गए कि हमने लोगों का कि लोग कीड़ा बांध का पता खाते हैं, लोगों को विश्वास नहीं आया। लोग हंसे, हमको देखे कि क्या खाता है क्या। मैं हमें बहुत बड़ा चैलेंज किया क्योंकि जो भैंस की पता नहीं खाता है तो मोर खुरसुगा बहुत हार्ड होता है, क्या वो कीड़ा खाएगा क्या। तो मुझे वो दिन याद है कि हम वहाँ गए थे, वो कहाँ गए थे भीमताल से हम 200 के अंडा लाए थे। तो हम जब गाँव में गए तो पूरी मुखी मठ हमारे क्षेत्र का था। तो हम जब गाँव गए हमारा सारे गाँव, तो वहाँ पर अंडे रहे तो पूरे गाँव में लेने लगे कि रेशम का अंडा क्या होता है, जो बांझ मोर खुरसुगाता है।
मैंने लोगों को विश्वास हुआ। तो वो जब कीड़ा निकला उसे, तो गांव वालों के मन उखी मट के पूरे लोग आ गए देखने के लिए कि बांझ पर क्या कीड़ा होता है क्या। तो कीड़ा निकला, उसके बाद उसके स्टेज होती है, अलग स्टेज होती है, तो लोग आते रहते थे। उस समय हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम में था, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे। तो हमारे पूरे मुख्यमंत्री ब्लॉक के हर हमारे वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख थे, तो उन्होंने काफी लीड ली है कि लोगों को इसका अवेयरनेस किया जाए। तो जिस दिन कोकून बना, तो आपको विश्वास में कम से 100 लोग आए कोकून देखने के कि कोकून कैसे बनता है बांझ पे। तो पहला ये बोलते थे, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को विश्वास आ गया, क्योंकि विकास में 3 कड़ी होती है। विश्वास, पहले ये था कि हमें विश्वास बना है, फिर होता है कौशल ज्ञान, फिर हमें जो ज्ञान है वो हमें सेंट्रल सिविल बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट से हमें ज्ञान मिल रहा है। फिर होता है साहस, साहस हम लोगों ने दिखाया, मैंने एक NGO और लोगों ने उसमें साहस दिखाया कि हम कर सकते हैं। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि कोकून बनना शुरू हुआ, वो भी हमें दिन याद है, वो 2004 की बात है। हमारे 40 लाख कोकून बने थे, 40 लाख कोकून उसे बने थे एक टाइम, मैंने सेंट्रल सिविल बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। और उसके बाद उसमें अभी एक डिजीज की प्रॉब्लम वो चल ही रहा है, अभी भी चल ही रहा है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सेंट्रल सिविल बोर्ड ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हमें उस पूरे वैल्यू चेन पे उसका कोकून, धागा, अंडा, कीड़ा, मतलब हमारा एक देवभूमि नेचुरल कंपनी है जो मार्केट कर रही है। वो पिछले बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखाया था उसके प्रोडक्ट, तो उनका 2 से 2.5 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है। पर उसमें काफी अभी चैलेंज आ रहे हैं। मेन है कि प्रोडक्शन में जो सीड फैक्टर है, उसी में अभी जो ये प्रोजेक्ट चला है, वो TNK वाला प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग फर्स्ट वाला, उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि सीड फैक्टर बहुत कम दे रहा है। उसमें जो प्राइवेट गिनवर है, रिजर्वेशन है, जो हम लोग हमें दिक्कत होती थी कि कोकून बन गया कार के, तो वो उसमें सपोर्ट मिला है। हमें ये आशा है कि हम 5 साल में जो हमें 40 लाख का है, हम शायद वहाँ तक पहुँच पाएँ। सेंट्रल सिविल बोर्ड के सहयोग पर ये सहयोग रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद रावत जी। विदित है कि रेशम उत्पादन हेतु रेशम कीट भोज्य पदार्थ के रूप में विभिन्न पेड़ों की पत्तियों को खाता है। गत वर्ष 2021-22 के आंकड़ों पर गौर करें तो कुल 1 वर्ष में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत रेशम उत्पादन कार्य हेतु लगभग 5,64,000 मणिपुरी बांझ और 1,50,000 सहतूती वृक्षों का रोपण किया गया, जो कि 7.5 लाख से ऊपर के आंकड़े दर्शाता है वृक्ष रोपण के रूप में, जो साफ दर्शाता है कि रेशम उत्पादन का कार्य पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। जब हम रेशम विभाग की उपयोगिता की बात करते हैं तो इस बात का उल्लेख करना अपरिहार्य जान पड़ता है कि जब किसान द्वारा अपने घर पर रेशम कीट पालन का कार्य किया जाता है तो यह कार्य उस परिवार के मुख्य कमाने वाले के द्वारा नहीं किया जाता, जबकि घर पर महिलाओं या घर पर ही रहने वाले अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिनका कि घर की मुख्य आय सृजन में सीधा योगदान नहीं होता। रेशम व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार कर आदर्शवाद के गांव का उदय ही देश का उदय है को सार्थक बनाता हुआ प्रतीत होता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे रेशम विभाग के सर्वोपरि मुखिया माननीय मंत्री जी मौजूद हैं और उनके हमारे बीच होने से अंदर से एक बहुत ताकत सी और ऊर्जा सी भर गई है और मन कर रहा है कि अपने इस रेशम उत्पादन के कार्य में, अपने इस विभागीय कार्य में आने वाली जो भी चुनौतियां और मुश्किलें हैं, उन्हें हमें समस्त रेशम परिवार की ओर से खुद चुनौतियां देते हुए यह कहना चाहूंगा, कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए, कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए, अरे नापना चाहते हो हिम्मत हमारी, कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाए। आज की इस कड़ी में मैं अपने बीच उपस्थित सर्वोपरि मुखिया माननीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण श्री गणेश जोशी जी का मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने ज्ञान के प्रकाश से हम सभी को आलोकित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज
सिल्क समग्र टू योजना के शुभारंभ के इस अवसर पर आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित उप सचिव तकनीकी केंद्रीय रेशम बोर्ड आदरणीय आर के सिन्हा जी, हमारे निदेशक रेशम आनंद कुमार यादव जी, मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नेता पूनम नौटियाल जी, रेशम विभाग के सभी समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण और बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हमारे युवा, मैंने भी जानकारी ली कि 15 करके पढ़े हुए हैं अपने, जिसमें दिखता है कुछ करने की क्षमता मुझे दिखाई देती है, ऐसे हेमचंद जी, उपस्थित सम्मानित बंधु, आज सिल्क समग्र टू योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के कृषकों को क्लस्टर के माध्यम से जोड़ते हुए लाभान्वित किया जाएगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए छोटे कृषि जोतों प्रति क्षेत्रों के उद्योग क्षमता के लिहाज से देखें तो रेशम उद्योग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अभी मैं यादव साहब मुझे एक कहाँ लगे थे यादव जी, मैं गया था ना उधर टाकरखनी की तरफ कहीं, मैं एक दो के बगीचों में जाने का मुझे मौका मिला और अभी मैं सिन्हा साहब से पूछ रहा था, क्योंकि मैं अभी मुझे 3 महीने से भाग में मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप तो सब लोग बड़े अनुभवी लोग हैं, 10, 15, 20, 25 साल से आप लोग काम कर रहे हैं और मैं भी क्या बोलते हैं LKG का विद्यार्थी हूँ। मैं अभी आपके सामने LKG का विद्यार्थी हूँ, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और अब LKG का बच्चे को क्या पता लगेगा, लेकिन 3 महीने में जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने देखा है, अभी मेरी सिन्हा साहब से बात हो रही थी, जरा फौजी आदमी को काम करने का तरीका और से हटके है। मैंने पूछा कि आप हमारे यहाँ बताइए, मुझे ये विभाग मिला है तो इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैंने कहा कि इसके संवर्धन के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। मैंने इनसे पूछा कि सिल्क के क्षेत्र में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 हम कहाँ खड़े हैं। इन्होंने बताया जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उसके लिए इतनी अच्छी है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन क्या कारण रहे होंगे मुझसे पहले कि हम इसमें इस दिशा में सोचा नहीं। लेकिन सिन्हा साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आपने कहा कि प्लांटेशन अधिक से अधिक होना चाहिए। यादव साहब मैं चाहूँ बताइए मुझे एक दिन मुझे पूरा वो अपना डेमो देंगे कि हमारे कितने हमारे बागान हैं जहाँ पर सरकार की मदद की आवश्यकता है कि हम अपने इसके उत्पाद को बढ़ाएं, क्योंकि इसके माध्यम से हम मैं अभी एक कार्यक्रम से आ रहा हूँ, एक स्वयं सहायता समूह के। आज हमारे आंदोलन के माध्यम से 5,60,000 से अधिक हमारी महिलाएं समूह में जुड़कर अपना रोजगार कर रही हैं। और आज हमने उनका एक, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, चाहे गृहिणी हो चाहे जॉब में वाली हो तो और ज्यादा करती हैं, ऑफिस में काम भी करती हैं, सरकार में तो डबल करती हैं। लेकिन हमारी जो ये महिलाएं, इनको इनकी उपज की सही दाम नहीं मिलता, सही कीमत नहीं मिलती। तो हमने एक प्रदेश स्तरीय आउटलेट का भी मैं एक ओपनिंग करके मैं आ रहा हूँ, ताकि उनके उत्पादों को उनकी सही कीमत मिले। तो अक्सर देखने में आता है कि हम उत्पाद तो करते हैं लेकिन उसका विपणन न होने के कारण। अभी मैंने देखा, मुझे याद है हमारे चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं है, अमेरिका जा रखे हैं, आपके अध्यक्ष हैं, लेकिन मुझसे कहने के जोशी जी हम मसूरी में अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं।
और उन्होंने एक अपना आउटलेट खोला और ऐसी जगह खोल दिया जहाँ दिखाई नहीं देता था, तो वहाँ कस्टमर कहाँ से जाएगा? और आज हमारे चाहे घरेलू उत्पाद हो, मैं देख रहा हूं कि आज हमारा जो लाल चावल है, राजमा है, बाजरा है, पहले गरीबों के पहले कहते थे यार गरीब लोग खाते हैं, पर आप कौन खाता है इनको बताइए जरा, हैं? आज इसकी इतनी डिमांड है, हेल्थ की दृष्टि से आप सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, कल मैं एक कार्यक्रम में था कहीं, मैं गवर्नर साहब के यहाँ, कल वो था चीफ सेक्रेटरी का सम्मेलन समारोह था, तो जब वहाँ डिश सर्व हो रही थी तो पहले तो वो हरा भरा कबाब आया, उसके बाद वो हमारे जो पहाड़ के लोग हैं ना, मूंग की पकड़ नहीं होती वही मूंग वाली, उसका कहने का हमको क्या करें, झिंगुरे की खीर है। मैंने कहा या फिर मैंने कहा फिर 2 लेके आ जाओ, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे जो उत्पाद हैं इतने पौष्टिक हैं कि आज हम इसकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे। हमारी सरकार लगातार इसमें, मोदी जी लगातार मिलेट्स की बात करते हैं, मोटे अनाज की बात करते हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। और देखिए, चाहे लोग यहां बैठे हो चाहे यहां बैठे हो, कोई भी योजना है हम उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और देखने में ये आता है, अभी मैंने अपने विभाग की मीटिंग में मैंने उनसे पूछा, ये बताओ कि हमारे यहाँ अखरोट कितना पैदा होता है? कहते साहब 1 लाख टन पैदा होता है। मैंने तो सोच के बताओ दोबारा। कहते साहब आंकड़े तो ये बोल रहे हैं। मैंने आंकड़े नहीं, मुझे ग्राउंड बताओ। फिर वो आगे 15,000 टन पे। मैंने आंकड़े कैसे बनते हैं? कहते साहब पहले एक आंकड़ा होता है, फिर हर साल उसमें हम 5% जोड़ते जाते हैं। तो ये तो आंकड़े का खेल बंद कीजिएगा। अब सीना साहब ने पैसा भेज दिया। सीना साहब बड़े आदमी हैं, ग्रामीण अच्छा लगता हुआ, इनको तो अच्छा लगता होगा, देवभूमि है, इनकी कृपा विशेष रहती होगी आप पे, ज्यादा सब रहती है। अब ये अगर आप पे कृपा करते हैं तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फिर आप भी आंकड़ों का खेल करते। कितने दिन का कैंप होता है ये ट्रेनिंग कैंप आपका? ये तो सर 1 दिवसीय है। 1 दिवसीय। और उसके बाद आप किसानों को सिखाएंगे शायद? हाँ, उसके बाद सर जब परियोजना आ जाएगी उसके बाद। तो मेरा आपसे निवेदन है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। कल ही आपने देखा होगा, आज अखबार अगर आपने पढ़ा होगा, बद्री केदार के लिए उन्होंने स्पेशल प्रोजेक्ट देखने के लिए भास्कर खुरबे उनके जो एडवाइजर थे उनको यहाँ भेज दिया। भेजा कि नहीं? पढ़ा कि नहीं पढ़ा लोगों ने? देखा टीवी नहीं देखा? ओएसडी बना कर यहाँ भेज दिया। कभी किसी ने सोचा? मुझे याद है एक बार जब मैं पहली बार विधायक बना 2007 में, तो कुछ स्कूलों के बच्चे हमारी विधानसभा का कार्यक्रम देखने आए। तो मैंने कहा बेटा तुम इस कार्यक्रम विधानसभा की कार्रवाई देखने के बाद क्या देखना चाहते हो? किसी ने कहा एफआईआर देखना चाहते हैं, किसी ने कहा में देखना चाहते हैं। मैंने कहा कि और क्या देखना चाहते हैं? साहब ट्रेन देखना चाहते हैं। हम ट्रेन देखने आए, हम ट्रेन नहीं देखी थी। आज कर्णप्रयाग तक ट्रेन जा रही है। अगर ये काम किसी ने किया, कभी किसी ने सोचा था? प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी जी का इस क्षेत्र से एक विशेष लगाव है। मुझे याद है तब मैं विधायक नहीं था, 99 की बात है, और मोदी जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे उस टाइम, हमारे संगठन के एक जनरल सेक्रेटरी थे।
और एक कार्यक्रम में जेपी होटल में एक हमारी नेशनल मीटिंग थी, उसमें हमें जाने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और उसके बाद 99 के बाद उसमें 2013 में मिला, जब आपदा आई तो मैंने एक राहत कैंप लगा रखा था, हेलीपैड पर 2 लोग आ रहे थे उनको, तो मैं बहुत थक गया था। इतने में जब मैं लेटा था, इतने मुझे किसी का फोन आ गया कि मोदी जी आ रहे हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। मैं भागे हेलीपैड पर, फिर उसके बाद उन्होंने जो है मधुबन में आना था। और 2099 के बाद में 2013 में मिला, तो जैसे मैं गिटे बिलाने मुझे पहचान दिया, अरे गणेश तुम क्या हुआ आजकल? मेरा सर 2 बार विधायक बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति की मेमोरी इतनी शार्प है, वो इस प्रदेश के बारे में इतना सोचते हैं। आज हमारे इतनी संभावनाएं हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो। पहले जो सेब था 5-6 साल में फल देता था, आज जो हाइब्रिड एप्पल है 1 साल में फल दे रहा है। पहले साल में 5 किलो देता है, दूसरे साल में 18 किलो देता है, तीसरे साल में 22 किलो देता है। तो आज हम अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। अखरोट जो है 3 साल में फल दे रहा है। कीवी, अभी कोरोना में आपने देखा होगा कीवी की बहुत डिमांड थी, और कीवी का एक दाना 30-35 रुपये तक का बिकता है। हम उसमें भी काम कर रहे हैं। तो यादव जी और सेना साहब, मैं चाहूंगा कि आपका स्नेह हमारे विभाग को, हमारे उत्तराखंड को मिलता रहे। और विभाग का मुखिया होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विभाग के हित के लिए भी, किसान के हित के लिए भी, जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके बीच में होऊंगा। अभी एक विषय आया था, यादव जी ने मुझसे बताया, मैंने उसी दिन सेक्रेटरी को बुलाकर उनकी बातचीत कराई। देखिए, हम आपके लिए खड़े हैं, बिना आपके सरकार भी नहीं कर सकती और सिस्टम भी नहीं कर सकता। लेकिन जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ईमानदारी से काम करें। मैं देखता हूं कि आपको याद होगा, एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम दिल्ली से जो है 1 रुपया भेजते हैं और जब नीचे पहुंचता है तो 15 पैसे हो जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, सीधा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। अभी मैं चुनाव से पहले जब हमारी सभाएं कर रही थी, मैं उत्तरकाशी की एक सभा में था और मैंने वहां लोगों से सवाल किया, मैंने कहा उसमें किसान कितने हैं? तो 95% उसमें किसान थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको किसान सम्मान निधि मिली कि नहीं मिली? किसी ने कहा 8 मिल गई, किसी ने कहा 9 मिल गई। मैंने कहा कैसे आती है? कहने सीधा हमारे खाते में आती है। मैंने पूरी आती है, कुछ कम तो नहीं होता, 1 आध पैसे कम तो नहीं होता। जब इतनी ईमानदारी से हमारा नेतृत्व काम कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम ईमानदारी से काम करें। ये जो टाइम पास करने की संस्कृति है, इसको छोड़ना होगा। इस देश को फिर आगे ले जाना है, मजबूत करना है, तो वर्क कल्चर हमें लानी होगी। जो मेक इन इंडिया का नारा मोदी जी दे रहे हैं, उसको हमें साकार करना होगा। पर मैं दावे से कह सकता हूं, 2014 के बाद चाहे खाद्यान्न के क्षेत्र में हो, अभी आपने देखा होगा कितने लोगों को हम खाद्यान्न दे रहे हैं। मेरे से ज्यादा विद्वान लोग आज यहाँ पर बैठे, कितने लोगों को हथियार हम दे रहे हैं। जब कोरोना आया था तो हमारे पास पीपी किट नहीं होती थी। मुझे याद है, जब मैं, अगर आप सारे पढ़ते होंगे, मैंने कोरोना में बहुत काम किया, मुझे पीपी किट की जरूरत थी, मैंने कहीं बाहर से मंगाई। आज 4.5 लाख पीपी किट हमारा देश बना रहा है। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, आज 4,500 वेंटिलेटर पर डे बनाए जा रहे हैं। आज 1 अरब 75 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। डबल लगे ना सब? आपको डबल डॉज लगी नहीं लगी?
किसी की ड्यूटी लग गई होगी, सब फ्री में लगी ना? किसने किया ये काम? जोर से बोलो यार, आवाज धीरे की बोल दो। किसने किया? आवाज नहीं आ रही यार, तुम तो खिला खिलाए हैं? बोलो ना। किसने करा? मोदी जी ने। तो इस बात का प्रतीक है, देखिए जब जैसा टीम का कप्तान होता है ना, तो आपको भी वैसे ही काम करना होगा, हमें भी वैसे ही काम करना होगा, और मेक इन इंडिया के उस नारे को भी साकार करना होगा। मैंने फिर कहा कि मैं मुखिया जरूर हूं, एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन आपके सामने मैं एलकेजी का स्टूडेंट हूं। मैं तो आपसे सीखने का प्रयास कर रहा हूं। आप जो मुझे बताएंगे, जो मुझे पढ़ाएंगे, मैं आपके साथ मिलकर उसके जमीन में उतारूंगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में हमारा ये विभाग ऊंचाइयों को छुए। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैं स्वयं के भी आपके आशीर्वचनों का भागी हो सका, और वाकई में आपके विचार और आपकी कार्यशैली सकारात्मक है, ऊर्जावान है। और एक बात और, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे सर्वोपरि मुखिया के रूप में हमें सैनिक, जो माननीय मंत्री जी पहले सैनिक रहे, और जहाँ पर सैनिक शब्द आ जाता है देश के लिए लड़ने वाले, तो वहाँ पर ऊर्जा से हम पुनः भर जाते हैं। तो ऐसे मुखिया जो सैनिक भी रहे हैं, और उनके उन अनुशासन और उस क्षमता, उस ऊर्जा का हम भरपूर उपयोग करते हुए और उसका आचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही जो है वे हमें इस प्रकार से ताकत देती है कि मैं कहना चाहूंगा, हम सभी के लिए आपके आशीर्वचनों के रूप में कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद, अर्जुन के तीर सांसद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से। आज के कार्यक्रम की आगे की कड़ी में हमारे बीच जो सिर्फ समग्र कार्यक्रम है, इसके लिए एक तकनीकी पुस्तिका है, उसका भी विमोचन होना है। अपने आशीर्वचनों में हमसे कहा था वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, और वाकई में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य संस्कृति का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। और आपके आशाओं पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। और इसी वर्क कल्चर के लिए मैं ऐसे एटीट्यूड की बात करूंगा कि प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। अपने बीच उपस्थित उप निदेशक रेशम गढ़वाल मंडल श्री प्रदीप कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम के लिए वोट ऑफ थैंक्स की शालीन परंपरा को निभाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हमारे सिर्फ समग्रा पार्ट 2 के ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमारे बीच उपस्थित श्री पूरम नौटियाल साहब जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड से सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलोर से आए हुए डॉक्टर आर.के. सिन्हा साहब, उप सचिव तकनीकी, आपने भी बहुत सारी बातें कही, मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपके साथ
इसमें सर ये फूल है और ये मलबरी सिल्क है और ये इसमें सर ये फूल है, ये मलबरी सिल्क है सर, ये टसर सिल्क है। दूर से ही पता पड़ रहा था ना सब। आपको आधी मशीन पे रखी ना, दूर से ही पता पड़ रहा था।